आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी चैप्टर का नाम है राजनीतिक विज्ञान का। इसमें से लगभग 5 नंबर की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो मैं इसका कुछ नोट्स बनाया हूँ जो आपके लिए काम की है और आप इसे एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस चैप्टर के जो भी याद करने वाले चीज़ें हैं, आपको समझाने की जो चीज़ें मैं समझा देता हूँ। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा लास्ट में। आप वीडियो को देख लेंगे तो लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके सेम टू सेम आप इसे अपना नोट्स अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा डबल करते हैं और आपको बताते हैं। तो चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी और यहाँ पर स्मरणीय बात यानी याद करने वाली जो बातें हम उसको बताते हैं। सबसे पहला जो है बेल्जियम। ये बेल्जियम क्या है? तो बेल्जियम जो था यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य यानी हरियाणा से भी छोटा है। पूछेगा कि बेल्जियम क्या है? तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। जो क्षेत्रफल में क्या है? भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। तो ये पहला नंबर का था, पहला नंबर का हो गया है। अब हम दूसरा नंबर के देख लेते हैं। बेल्जियम के पड़ोसी देश। बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो बेल्जियम के पड़ोसी देश है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। बेल्जियम के पड़ोसी देश है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। तीसरा नंबर हम देख लेते हैं कि बेल्जियम की आबादी। बेल्जियम की आबादी क्या है? तो बेल्जियम की आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, यानी बेल्जियम की आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। ये भारत में देखा जाए तो एक छोटे से राज्य से भी इसका मतलब तुलना नहीं किया जा सकता, एक जिला से इसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट जो हमारा याद करने वाला है वो है ये कि बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत जो है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, डच का जो है, डच वहाँ के डच भाषा जो है वहाँ पर 59% यानी 59% लोग वहाँ पर डच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच जो है 40% बोलते हैं। जर्मन जो है वहाँ पर 1% बोलते हैं। इस तरह से 59 और यहाँ पर एक हो जाएगा 60 और 40 100 यानी 100% हो गया। अब देख लेते हैं ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? ये ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। अब आप कहिएगा कि सर बेल्जियम के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बेल्जियम बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए और आपके 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बेल्जियम पढ़नी चाहिए। आगे के सारे और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए, उसके बाद छठा नंबर एथनिक या जातीय। एथनिक या जातीय क्या है? तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। एथनिक या जातीय क्या है? तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को, अपनी अपनी जो संस्कृति, अपना अपना जो कल्चर है उसको अलग मानता है। यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। ये क्या होता है? ये साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। एथनिक या जातीय क्या है हम आपको बता दिए। अब हम ये नोट्स, ये सारे के सारे नोट्स है ये अपना, अब इस नोट्स को आपको नोट करना है। देखिए श्रीलंका क्या है? तो श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक द्वीपीय देश है। देखिए आप लोग का अगर लक्ष्य है 10th के बाद कोई एक अच्छा सा जॉब प्राप्त करना, तो जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ये नोट्स को आप जो है 10th के बाद भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि 10th के बाद ही इस तरह के नोट्स जो है आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आप 10th में बढ़िया नंबर से पास करते हैं, पूरे अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट है, तो आपको आगे जाकर जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। तो देख लीजिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका में क्या होता है कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, एक द्वीपीय देश है जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। कहाँ से हटकर है? तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीलंका। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका की जनसंख्या क्या है? तो श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, बहुत कम है जनसंख्या ना। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या कितना? 100 करोड़, मतलब कितना 100 करोड़ है। और ये देख लीजिए कि श्रीलंका की जनसंख्या 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास ही है, तो बहुत ही कम है। एक किया जाए तो ये एक भारत के एक राज्य से भी इसकी जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, अब देख लेते हैं श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातियों समूहों का प्रतिशत कितना है। सिंहली जो है यहाँ पर जो है सिंहली जाति है। ठीक है, सिंहली वहां पर एक जाति होता है, वहां पर सिंहली जाति है 74%। ठीक है, और तमिल जो वहां पर जाति, तमिल एक जाति भी होता है, भाषा भी होता है, तो वहां पर 18% होता है। ईसाई जो वहां पर 7% है और अन्य जाति भी है जो 1% के अंतर में गिनी जाती है। तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो जातियों की प्रतिशत है वह सिंहली जाति है, उसके बाद तमिल है, उसके बाद ईसाई भी है और अन्य 1% में आते हैं। ईलम, अब देख लेते हैं ईलम क्या है। तो देखिए ईलम क्या है? ईलम यह तमिल भाषा का शब्द है। ईलम क्या है? यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार।
इलम का मतलब क्या होता है? सरकार होता है। आप लोग जान लीजिए, इंग्लिश में सरकार को गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट का स्पेलिंग होता है GOVERN। कितने बच्चे गवर्नमेंट के स्पेलिंग में गलती कर लेते हैं? GOVERNMENT होता है। इसे हम जो है तमिल भाषा में इलम कहते हैं। तमिल भाषा में क्या कहते हैं? इलम। यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। अब देख लेते हैं 11वें नंबर का पॉइंट। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सन 1948 में। अच्छा, भारत कब बना? तो 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को यहां से अंग्रेज चले गए थे और 15 अगस्त 1947 से हमारा देश यानी भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना था। लेकिन श्रीलंका जो है उसके एक साल बाद यानी 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 1956 में, सन 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। सिंहली भाषा आप देख रहे हैं ना कि सिंहली भाषा या सिंहली का जो जाति है, तो सिंहली जो है श्रीलंका में सबसे ज्यादा आबादी वाला जाति है और इसकी एक अलग भाषा होती है। तो इसे जो है 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। मतलब राज्य की भाषा को इसे घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा है, इसकी जाति ज्यादा है। अब देख लेते 13 नंबर में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद ऐसी मान्यता है जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक है। ऐसी मान्यता है जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। ऐसी मान्यता है जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक, क्या समझा जाता है? कि कोई बहुसंख्यक, ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुसंख्यक। क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। ठीक है। अब देख लेते हैं 14 नंबर में गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप ले लेता है। गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब किसी देश में विभिन्न सरकार, अलग अलग प्रकार की जो सरकारें होती है, वह विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप ले लेता है, तब हम उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि गृह युद्ध क्या है क्वेश्चन में, तो आप इसे नोट करके लिख देंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सके, वो क्या होता है? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं या सत्ता की साझेदारी क्या है। तो विभिन्न, क्या कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सके, उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं, युक्ति परक। युक्ति परक का मतलब होता है कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत, क्या होता है कि कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रखकर लिया गया हो, हम उसे युक्ति परक कहते हैं। युक्ति परक का मतलब क्या होता है कि कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रखकर लिया गया हो, हम उसे युक्ति परक कहते हैं। अगला देख लेते हैं 17 नंबर का, सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना, ये क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना सत्ता का क्षैतिज वितरण ही होता है। अब हम अगला देख लेते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होता है कि सत्ता को विभिन्न स्तर के सरकारों के मध्य बांटना। सत्ता को विभिन्न स्तर के सरकारों के मध्य बांटना, जैसे केंद्रीय सरकार हो गया, प्रांतीय सरकार हो गया, स्थानीय सरकार इत्यादि हो सकता है। अब देख लेते हैं सामुदायिक सरकार। विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी हुई सरकार को हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार का मतलब क्या होता है कि विभिन्न धार्मिक मतलब अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग, भाषाई अलग अलग प्रकार के बोलते हो, सामाजिक समूह जो होता है वो सामाजिक समूह द्वारा अपने लिए चुनी हुई जो सरकार होती है, हम उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब 20वां नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है,
परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून होता है उस पर वह अंकुश, उस पर अपना वर्चस्व रखती है, अंकुश रखती है। उसे हम क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या होती है? तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें जो न्यायपालिका होता है उसकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होता है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। चलो आगे देखते हैं। एक अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, अभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको देखनी चाहिए। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है एक अंक वाले में कि 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो क्वेश्चन है आपको, इसका मैं आंसर भी बताऊंगा। बस वीडियो को आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आपको टोटल आपको जो है इतिहास का अपलोड कर दिया हूं, पहला चैप्टर भूगोल का कर दिया हूं और ये नागरिक का जा रहा है। इसके बाद और शास्त्र का करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं साइंस वाले में चलूंगा, साइंस वाले के बाद मैं संस्कृत और हिंदी में भी चलूंगा, तो आपको टोटल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल करके रखिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं तो आपको मिलते जाएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो हम इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि 4 बार। कितने बार? 4 बार। बेल्जियम के संविधान में 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का संगठन किया गया है? तो श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता यानी कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया है? तो दूसरा नंबर है बहुसंख्यकवाद सरकार। हम आपको ऊपर नोट में पढ़ाए हैं, बहुसंख्यकवाद सरकार जो है वहां पर कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। अब हम देख लेते हैं कि बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है। हम आपको पढ़ाए थे कि बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है। तो देखिए अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, डच जो होता है, ये डच की संख्या सबसे अधिक था, ठीक है, 59% था। चलिए हम आगे आपको बता दें चौथे नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? चलिए अगर आप नोट्स में ध्यान किए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है। तो हम आपको बता दें कि 4 नंबर में सिंहली की सबसे ज्यादा इसके प्रतिशत है, ठीक है ना। सिंहली की कितना प्रतिशत है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच की भाषा वहां पर ज्यादा बोली जाती है। तो ये 5वें नंबर क्वेश्चन था, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं हैं? तो डच और फ्रेंच भाषा वहां मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला देख लेते हैं कौन सी 2 मुख्य भाषाएं बोली जाती हो गया 5वें नंबर। 6ठा नंबर में यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 6ठा नंबर का आंसर हम देख लेते हैं, ब्रुसेल्स में। कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? तो 7वें नंबर का आंसर देख लेते हैं, फ्रेंच। ये फ्रेंच जो है अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक वर्ग भी है, अमीर है और शक्ति संपन्न देश भी है। तो कौन है? फ्रेंच है। 7वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच। 8वें नंबर देख लीजिए, बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश जो है लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? तो इसका हम 8 नंबर का देख लेते हैं आंसर। 8 नंबर का है श्रीलंका। श्रीलंका जो है गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 9वें नंबर को। 9वें नंबर क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? तो 9वें नंबर का संघर्ष को रोकने में ये सर्वाधिक सहायक होता है। किसको रोकने में? सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर का आंसर है संघर्ष को रोकने में ये काम आता है। अगला क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं 10वें नंबर का कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 10 नंबर का आंसर देख लीजिए, भाषा के आधार पर किया जाता है। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले जो लोग होते हैं उसके आधार पर यहाँ पर क्या होता है? सामुदायिक सरकार का चुनाव किया जाता है। चलिए 11 नंबर का आंसर अब देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है?
तो श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध जो होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या नंबर है? 11 नंबर। 11 नंबर का आंसर देख लेते हैं, बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध जो है वह किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 से 5 अंक वाले प्रश्न, 3 से 5 अंक वाले जो कौन कौन से प्रश्न हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 3 से 5 अंक वाले प्रश्न में जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बढ़िया से देख लीजिए। नोट्स का पीडीएफ में लिंक, पीडीएफ का जो लिंक है मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप सारे के सारे नोट्स को आप अपने बुक में कॉपी में, नोटबुक जो होता है मतलब कॉपी होता है, कॉपी में आप लिख लेंगे और इसे याद करके जाएंगे, एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा। तो देख लीजिए 3 से 5 नंबर प्रश्न में पहला नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है कि सतह की सजदारी के क्या कर रहा है कि सतह के सजदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो सतह की सजदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख हम यहाँ पर करते हैं। देख लीजिए 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है। पहला नंबर का है सतह के सजदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो सतह का क्षैतिज वितरण होता है, इसमें क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। दूसरा क्या होता है? सतह का ऊर्ध्वाधर वितरण, इसमें केंद्रीय सरकार होता है, प्रांतीय सरकार होता है और स्थानीय सरकार होता है। देखिए 2 पॉइंट है, इसके अलावा भी पॉइंट है, ये पहला का यही आंसर है, 2 ही आंसर है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सतह की सजदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो सतह की सजदारी के विभिन्न रूप क्या है? 2 रूप है, एक है सतह का क्षैतिज वितरण और सतह का ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण में क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है, और सतह का ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार होता है। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिए हैं। दूसरा का देख लेते हैं कि बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे। तो बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, बहुसंख्यक डच की अवहेलना करना इसके तनाव का कारण था। उसके बाद अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और संमिध होना भी इसके मतलब इसके क्या था? इसके तनाव का कारण था। और तीसरा नंबर है आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना ही इसके तनाव का कारण हो सकता है, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है राजनीतिक सत्ता का एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी, इसलिए ये सब तनाव में थे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे। तो बेल्जियम के यहाँ पर 4 कारण मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। बहुसंख्यक डच की अवहेलना करना इसका तनाव का कारण है, अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना इसके तनाव के कारण है, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना इसका तनाव के कारण है, और राजनीतिक सत्ता का एक समुदाय विशेष में केंद्रित भी इसके तनाव का कारण है। तीसरे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया था। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद जो है किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया था, ठीक है। दूसरे नंबर का पॉइंट है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार दिया गया था, सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा मिला था, तमिलों के हितों को दरकिनार करना था और तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखना था। ये सब था तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया। तो ये सब कारण होने के कारण सामाजिक तनाव को जन्म दिया था। ये तीसरा का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर, सतह की सजदारी क्यों आवश्यक है। देख लीजिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है सतह की सजदारी वाला। ये क्वेश्चन चौथा नंबर जो देख रहे हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सतह की सजदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी ज्यादा चांस है कि पूछेगा, इसलिए आप बढ़िया से इसे ध्यान कर लीजिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। सतह की सजदारी क्यों आवश्यक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतह की सजदारी क्यों आवश्यक है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना, ठीक है, इसलिए आवश्यक है। यह लोकतंत्र मूल्यों के अनुकूल है, ठीक है। यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, सतह में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है, ठीक है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन क्या है कि सतह की सजदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए। तो सतह की सजदारी क्यों आवश्यक है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना इसका यह आवश्यक हो सकता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल होता है, इसीलिए आवश्यक हो सकता है। यह राजनीतिक अस्थिरता को कम कर सकता है, इसीलिए आवश्यक हो सकता है। सतह में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है, इसीलिए सतह में सजदारी आवश्यक हो सकता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया है। 5वें नंबर का देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्या कह रहा है कि सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सतह का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सतह का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। तो 5 नंबर है। 5 नंबर का आंसर भी हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सतह का विभाजन होता है। विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सतह का विभाजन होता है, ठीक है। 5 का पहला पॉइंट था।
5 का दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े यानी पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर और अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाना। तो देख लीजिए 5वां का जो आंसर था हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। तो 5 का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 का आंसर हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 नंबर का सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। 5 का हम आपको आंसर यहाँ से लेकर के बता ही दिए हैं। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसका नीतियों बनाना, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन करना, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीति बनाना। चलिए 5वां नंबर हो गया। अब हम 6ठे नंबर देख लेते हैं कि श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन तो देख लिए, अब आंसर की तरफ देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर कह रहा है कि सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना, ठीक है। उसके बाद सिंहली लोगों को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना, क्योंकि श्रीलंका में क्या है, सिंहली भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है। और तीसरा पॉइंट इसका था कि सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार और बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन क्या था कि श्रीलंका में पास हुए 1950 के क्या कानून जो था, उस कानून में क्या क्या अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान था। कौन कौन से 3 प्रावधान था, तो हम यहाँ पर 4 को प्रावधान दे दिए हैं। पहला था कि श्रीलंका में सिंहली भाषा ज्यादा है, तो सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया 1950 के अनुसार। उसके बाद सिंहली लोगों को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे दिया, ठीक है। 3 ही पॉइंट बोल रहा है, मुझे 4 पॉइंट दे दिए। और सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार दे दिया और बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्र प्राप्ति कर दिया गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर में कह रहा है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है, इसे हमें कह रहा है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में होता है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती है। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। इसमें निम्नतर अंग क्या करते हैं, उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। और तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो बीच में डंडीर करके दोनों बगल भी कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। और क्षैतिज वितरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, इसमें स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है सत्ता का। इसमें क्या होता है, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती है और इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है, लेकिन इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, एक दूसरे पर कंट्रोल रखता है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। चलिए 8वें नंबर देख लेते हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करें। 8वें नंबर क्वेश्चन है, तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करें। 8वें नंबर क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पर देख लेते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देना, ये हो सकता है। बहुसंख्यकवाद का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो बहुसंख्यकवाद का प्रभाव, ये 8वें नंबर का आंसर है। इसका प्रभाव जो है पड़ा था तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। प्रभाव में 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग हुई थी। तमिल ईलम बनाने की मांग हुई। ईलम का मतलब आपको बताया था सरकार होता है, ईलम, ठीक है, तमिल भाषा है। तीसरे नंबर है, सिंहली और तमिलों के बीच टकराव का गृहयुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। टकराव तथा गृहयुद्ध का जन्म हो गया। उसके बाद गृहयुद्ध के कारण हजारों लोगों का मारा जाना तथा बेघर हो जाना, यह भी इसका कारण था, प्रभाव पड़ा था। युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव पड़ा था, यह भी इसके कारण था। उसके अलावा यही था, मतलब 8 का जो क्वेश्चन था कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद में क्या क्या हुआ था, तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दिया गया था, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ावा देना था, और ये 5 पॉइंट जो इसका प्रभाव पड़ा था ये भी था। चलिए अब हम देख लेते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया।
बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। 9 नंबर का आंसर देख लेते हैं कि बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान जो है किस प्रकार किया गया? तो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या हुआ था। केंद्रीय सरकार के अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकार को सौंपना, ठीक है। केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व करना, सामुदायिक सरकार का गठन करना, और इसके अलावा 5वें नंबर पॉइंट भी आप देख लीजिए, क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? तो 9 नंबर के ये कुल 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 5 पॉइंट के द्वारा जो है इसकी जो है समस्याओं का समाधान किया गया था, ठीक है। ये 5 यहां से लेकर आप यहां तक लिख लीजिए। अब देख लेते हैं 10वें नंबर। 10वें नंबर में क्या कर रहा है कि विभिन्न दाब समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो क्या क्या भूमिका था वो भी हम आपको बताते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये 10 नंबर और 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो 10वें नंबर का भी हम आंसर देख ही लेते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए, व्यापारी किस प्रकार अपना जो है क्या कर रहा है कि किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों का सक्रिय होना, ठीक है। उसके अलावा हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य करना, यह भी इसका तीसरा पॉइंट था। अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, ये चौथा पॉइंट था इसका। जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना, जनता की जो मुख्य समस्या है उसके तरफ जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करना भी था। और यही 5 पॉइंट थे। तो क्या पॉइंट थे? कह क्या रहा है कि विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये 5 जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो 10 का आंसर आप यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिएगा। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं कि तमिल भाषी लोगों की क्या मांग है। तमिल भाषी लोगों की क्या मांग है, चैप्टर पहला का ये लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो हम देख लेते हैं तमिल भाषी लोगों की क्या मांग है। 11 नंबर क्वेश्चन। तो श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों ने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांगे रखी थी। कौन कौन मांगे रखी थी? पहला नंबर की जो मांग रखी थी कि तमिल भाषा को राजभाषा बना दिया जाए, यानी बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए मतलब हमारा क्षेत्र में भी हमारा कुछ योगदान रहे, हमारा कुछ अधिकार रहे। अन्य जातीय समूहों के समान शिक्षा तथा रोजगार की सुविधाएं दी जाए, यानी अन्य जाति को जो दिया जाता है, अन्य जाति समूहों को जो समान शिक्षा दिया जाता है वो भी समान शिक्षा तथा रोजगार की सुविधा तमिल वालों को भी दी जाए, ये उनकी मांग थी। उसके बाद था 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग की थी। तो 1980 के दशक में हमारी सरकार यहाँ पर होनी चाहिए एक बार कम से कम, तो ये भी ये मांग रखी थी। तो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और मैं आपको टोटल क्वेश्चन बता दिया हूँ, नोट्स भी थे वो नोट्स भी क्लियर करा दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला मैं वीडियो जो है अर्थशास्त्र का लेकर आऊंगा और इस जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पर पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए अपने नंबर के साथ, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।